नमस्कार साथियों, मैं देवेश आप सबका स्वागत करता हूं डीएसके क्रिएटिव स्टडी के कंप्लीट मैथ्स 3 बैच के। अपने टॉपिक चल रहा था रेखीय समीकरण, जिसके अंदर अपन ने एक चर वाले रैखिक समीकरणों को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लिया और आज अपन दो चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में डिस्कस करने वाले। और इसी के साथ अपन जो आयु से संबंधित जो क्वेश्चन है वो भी अपन सोल्व करेंगे और जो दो चर वाले रेखीय समीकरणों के अंदर जो संबंध होता है गुणांकों के मध्य, वो अपन आज देखने वाले। रेखीय समीकरणों का जो बेसिक कंसेप्ट था वो अपन कल वाली क्लास के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। आज उन्हीं बेसिक कंसेप्ट के ऊपर अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद अपने जो नेक्स्ट कंसेप्ट है गुणांकों के मध्य संबंध वाला वो अपन शुरू करेंगे। तो अपन शुरू करते हैं आज की क्लास अपने क्वेश्चंस के साथ। ओके, अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है सेम कल वाला, जो अपन कल क्वेश्चन किए थे उसी से मिलता जुलता अपना पहला क्वेश्चन है। तो आज क्या फर्क रहने वाला है? आज फर्क यह है, कल अपन इसको बेसिक तरीके से सोल्व किया था अपने जो 3 मेथड थे उनके द्वारा, और आज अपन इसको शॉर्ट ट्रिक के जरिए सोल्व करने वाले। तो अपनी शॉर्ट ट्रिक कैसे रहने वाली है उसके लिए तो आपको कंप्लीट क्लास देखनी पड़ेगी। तो अपन सबसे पहले इक्वेशन को इस प्रकार सेटअप करेंगे, जो अपने को इक्वेशन दी हुई है उसको अपन इस प्रकार लिख दें, एक ऊपर और एक इक्वेशन नीचे। 4x - y = 5। दोनों इक्वेशन इस प्रकार अपने को सेट करनी पड़ेगी। और ये सेट कैसे करनी है, अब इसमें x y का मान अपन कैसे निकालेंगे? तो जैसे अगर आपको पहले x का मान निकालना है तो आप दोनों इक्वेशन के अंदर सबसे पहले x को लिखना, मतलब स्टार्टिंग उसी चर के साथ करनी है जिस चर का अपने को मान चाहिए। अपने को मान x का चाहिए तो अपन पहले x लिखेंगे और उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई किस प्रकार करना है? एक नंबर वाले को नीचे वाले दो नंबर और नीचे वाले एक नंबर को ऊपर वाले दो नंबर। x का मान चाहिए अपने को। ओके, तो x को -y से मल्टीप्लाई करेंगे, ओनली गुणांक को, तो अपने को क्या मिलेगा? -1। 1 -1 से मल्टीप्लाई होके -1 बन गया और उसके बाद 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 12। ओके, और इन दोनों के बीच में चिन्ह कौन सा यूज करोगे, प्लस का या माइनस का या गुणा? तो आप ध्यान रखना, कैसी भी इक्वेशन हो, कोई सी भी इक्वेशन हो, आपको हमेशा इन दोनों के अंदर माइनस का चिन्ह ही यूज करना है। यहाँ पे माइनस आ रहा है तो भी बार माइनस लगाना है, यहाँ पे प्लस आ रहा है तो भी आपको माइनस का चिन्ह ही यूज करना है। फिर उसके बाद ये बराबर वाला रह गया तो अपन बराबर लगा देंगे और बराबर लगाने के बाद अपन दोबारा इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जो बराबर के इस साइड है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो बराबर के इस साइड है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 11 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा? -11। और फिर जब 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा? 15। और इन दोनों के बीच में वो सेम ही अपने को माइनस का चिन्ह यूज करना है। ये अपने x का मान निकल के आ गया, इसको आपको सोल्व कर लेना है। -1 -12 माइनस के 13x = और ये कितने बने? -26। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 13 इस साइड गुणा के अंदर है, उस साइड जाएगा तो भाग के अंदर, तो कितना मिलेगा अपने को? x बराबर 2। x का मान कितना मिला अपने को? 2। और y का मान भी अपन ठीक इसी ट्रिक से निकालेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना, आपको बस थोड़ा सा इक्वेशन को सेट करना है। यहाँ पे y बाद में आ रहा है, अपने को y का मान चाहिए तो अपन पहले y को लिखेंगे और x को बाद में लिखेंगे। कोई भी चिन्ह चेंज नहीं करना है, बस इनकी जगह बदलनी है। इक्वेशन सेम है दोनों, x + 3y 3y + x, चिन्ह चेंज नहीं करना, बस जगह बदलनी। माइनस का y, ये माइनस का y है तो माइनस का y, ये प्लस के 4x है तो प्लस का 4x = 5। सेम इसी प्रकार अपने को सेट करना है और जैसे इसके अंदर अपन ने मल्टीप्लाई किया है ठीक उसी प्रकार अपने को इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये लो 3 × 4। अपन पूरा खोल के लिखते हैं, इस बार इधर शॉर्ट के अंदर कर लिया और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा? -1।
चिन्ह वही माइनस का यूज करना है अपने को, और ये y। जिस चर का मान निकालो वो चर या कोष्टक में लिख दो ताकि अपने को ध्यान रहे अपन इस चर का मान निकाल रहे। और इसके बाद जो बराबर में बच गया तो ऊपर वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार करेंगे जैसे इसके अंदर ऊपर वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई किया और ऊपर वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई किया। बराबर के इस साइड थे दोनों, तो अपन ने इनको इस प्रकार मल्टीप्लाई किया। तो 11 को 4 से मल्टीप्लाई किया, कितने बने? 44। फिर माइनस के 5, यही बने। सेम ट्रिक, सेम गुणा। फिर क्या करेंगे? फिर अपन इनको सॉल्व कर देंगे। तो 4 3 12 प्लस 1, ये हो गया y बराबर 44 में 5 गए 39, 13y बराबर 39, 39 में 13 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार, तो y बराबर 3। x का मान 2 मिल रहा है, y का मान 3 मिल रहा है। ये थी अपनी शॉर्ट ट्रिक। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, अगर आपको समझ नहीं आया तो अपन इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। दोनों इक्वेशन आपको दी हुई होंगी और जिस चर का मान आपको चाहिए, जैसे x का मान आपको निकालना है, तो अपन सबसे पहले x वाले चर को लिखेंगे इक्वेशन के अंदर। लिखने के बाद में इनको जो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है वो थोड़ा ध्यान रखना। ऊपर वाले को नीचे सेकंड से और नीचे वाले को ऊपर, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ऐसे नहीं आप पहले इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो फिर माइनस के अंदर करोगे तो उससे रिजल्ट अपना चेंज हो जाएगा। आपको सेम इसी प्रोसेस से मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर, बराबर के अंदर लिख देना क्रॉस मल्टीप्लाई करके। और जिस चर का मान निकालो वो चर मल्टीप्लाई में लिख देना ताकि ध्यान रहे अपन इस चर का मान निकाल रहे हैं। अगर आप ये चर का मान नहीं लिखते हो, डायरेक्ट सोल्व करते हो, तो भी कोई आपत्ति नहीं होगी। इसको सोल्व करेंगे तो अपने को 13 मिल गया, इसको सोल्व करेंगे तो अपने को 26 मिल गया। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो अपने को x का मान 2 मिल जाए। इसी प्रकार अपन ने y का मान निकाला, y का मान निकाला तो अपन ने पहले y को लिख दिया, लेकिन चिन्ह चेंज नहीं करना है चरों का, ओनली जगह बदल। तो इस प्रकार अपनी ये इक्वेशन की शॉर्ट ट्रिक थी। अपन इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि ये शॉर्ट ट्रिक अपने बिल्कुल अच्छे से याद रह जाए। अपना जो बेहतरीन क्वेश्चन है वो रीड 2017 की एग्जाम के अंदर आया हुआ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है, अपने को दो रेखीय समीकरण दे दिए और x माइनस वाई का मान पूछा है। x माइनस वाई से मतलब वही अपने को चर का मान निकालना। चर का मान निकालने के बाद बस घटाना ही तो है। तो अपन अपनी ही शॉर्ट ट्रिक काम में लेंगे। सबसे पहले अपन इन दोनों इक्वेशन को अपने हिसाब से सेट करेंगे। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 79, नीचे लिखेंगे x प्लस 6y इज इक्वल टू 47। मान चाहिए अपने को x का, तो ये लीजिए x का मान बराबर, बराबर के अंदर भी अपन को सोल्व करेंगे। यह फॉर्मेट अपने रहता है शॉर्ट ट्रिक का। फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर, याद रखने में ट्रिक बता रहा हूं। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा? 12। ओके, फिर आपको इसको मल्टीप्लाई करना है इसी, ये बराबर के इस साइड है तो अपन बराबर के इस साइड इसका मान लिखेंगे। कितना मिलेगा? 9 6 54 का 4 हंसा लगी 5, 7 6 42, 5 47, 474। ओके, और फिर उसके बाद अपने को इनको मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, तो कितना बनेगा? प्लस का 1 माइनस का 3, माइनस का 3, चिन्ह कौन सा आएगा? माइनस का। फिर 47 को भी इसी से मल्टीप्लाई कर देना। आप गौर से देखो जो बीच वाला अंक है वो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है क्रॉस के अंदर। ओके, लेकिन ये प्लस माइनस का जो लफड़ा रहता है कि आप अंक इधर उधर हो जाते हैं, तो याद करने की शॉर्ट ट्रिक है, सबसे पहले ऊपर वाले को पकड़ना, बीच वाले से मल्टीप्लाई करना, फिर इधर ऊपर वाले को पकड़ना, बीच वाले से मल्टीप्लाई करना और दोनों तरफ लिख देना। फिर जो बचे बस उनको मल्टीप्लाई करके माइनस के चिन्ह के साथ लिख देना। इस तरह आपको ये शॉर्ट ट्रिक भी याद रहेगी। वरना आप इसकी की तरह इसको मल्टीप्लाई कर दोगे कि पहले इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, तो वो फिर अपने रिजल्ट के अंदर गड़बड़ करेगा। तो 47 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 21 7 लगी 2, 4 3 12 2 14, 141।
141 प्लस का या माइनस का, माइनस के 3 है तो ये माइनस का आएगा और यहाँ पे चिन्ह माइनस का। इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, 12 प्लस 3 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन गए बराबर 474 प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन गए 141। इधर क्या बना 12 3 15x, इधर 5 7 3 10 11 5 1 615 और 15 इस साइड गुणा के अंदर है, उस साइड जाएगा तो भाग के अंदर आएगा। 615 में 15 का भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 15 चौक 60 15 एकम 15 41। x का मान अपने को मिला 41। अब अपने को निकालना है y का मान, तो y का मान निकालने के लिए अपन ये वाली शॉर्ट ट्रिक भी काम में ले सकते हैं और एक अपन दूसरा तरीका भी डिस्कस कर लेते हैं कि आप ऐसे तो y का मान निकाल ही लोगे कि हाँ अपन वो पहले y को लिख देंगे फिर y का मान निकालेंगे। तो दूसरे तरीका ये है कि अगर आपको एक चर का मान मिल गया है तो जो इक्वेशन आपको इजी लगे आप उसके अंदर x का मान रख दो। जैसे ये वाली इक्वेशन इजी है, x प्लस 6y इज इक्वल टू 47, तो इसके अंदर अपन x का मान रख देंगे। तो x का मान रखने पे ये इक्वेशन इस प्रकार बन जाएगी 41 प्लस 6y इज इक्वल टू 47। 41 इधर माइनस प्लस का है, उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 47 माइनस 41। 6y इज इक्वल टू क्या बनेगा अपने पास 6y बराबर 1। ओके, x का मान अपने को मिल गया, y का मान अपने को मिल गया। पूछा क्या है x माइनस y, तो x की जगह x का मान लिखो 41 माइनस y की जगह y का मान 41 में से एक गया कितना बना 40, x माइनस y बराबर 40। ये था अपना रिजल्ट। अपन ने अपनी शॉर्ट ट्रिक देख ली और अपन ने अपना सेकंड तरीका भी इसमें देख लिया। ये थे अपने दो चर वाले रेखीय समीकरण के क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। और अब अपन इसके अंदर एज वाले एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि वो भी अपने रिकवर हो जाए। एज वाले क्वेश्चन के अंदर भी कुछ नहीं है, आपको स्टेटमेंट देखना है और उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनानी है। तो वो इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो अपन अब सीखते हैं। इस टाइप के आपको एज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले। सेम ये का ये पैटर्न, दुगुनी चौगुनी, 6 कम 6 ज्यादा 5 कम, तो इनका कुछ भी नहीं है, आप इनको प्रैक्टिकली लेके दे। आप तब तक क्वेश्चन पढ़िए जब तक मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करवा देता हूँ। जैसे आपकी उम्र 25 साल है, ठीक है, आपको आपकी उम्र पता है और आपके पिताजी की उम्र 50 साल है, तो आप क्या बोलोगे, मेरे पिताजी की उम्र मेरे से दुगुनी है, यही बोलोगे। उसी प्रकार इसने बोल रखा है पिताजी की आयु 10 गुनी है। 10 गुनी का मतलब बच्चा जितने साल का है, अगर वो 10 साल का है तो पिता की आयु 100 साल होगी। अगर बच्चा 6 साल का है तो पिता की आयु 60 साल की होगी। क्लियर। और उसके बाद इसमें सेकेंड स्टेटमेंट है 6 वर्ष बाद। तो 6 वर्ष बाद का क्या मतलब रहता है, आपकी आज उम्र कितनी है 25 साल, मैं आपसे पूछूं आपकी 6 साल बाद उम्र क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे, 25 6 31, 31 साल का हो जाऊंगा मैं, यही बोलोगे। अगर आप 6 साल बाद में 31 साल के हो जाओगे तो आपके पापा की एज भी साथ ही साथ बढ़ेगी, क्योंकि समय जो है वो सबके लिए समान रहता है। आप हो या मैं, समय सबके लिए बराबर रहता है। आपका आज एक दिन कम हो रहा है तो वो सभी के लिए हो रहा है, सबके लिए हो रहा है। तो बस वो जैसे घटेगा बढ़ेगा वो सबके लिए होगा। क्वेश्चन के अंदर जितने भी कैरेक्टर होंगे वो स्टेटमेंट एज वाले में सबके लिए अप्लाई होगा। समझ गए। तो इसी क्वेश्चन के जरिए अपन इसका प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं और इसको समझते हैं। जैसे इसके अंदर बोल रखा है वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 10 गुनी, तो पुत्र की आयु तो दे ही नहीं रखी हो, सर बोल रहे हैं कि मैं 25 का हो गया तो उसका 10 गुना कर दो, तो कोई बात नहीं अपन मान लेते हैं। मैथ के अंदर मानना ही तो रहता है कि पुत्र की आयु कितनी है x वर्ष, ये अपन ने मान लिया। अब तो हो जाएगा 100, पुत्र की आयु दे दी मैंने x वर्ष, तो पिता की आयु कितनी होगी, पिता कितने गुना है 10 गुना, तो पिता की आयु कितनी मिली आपको
10 गुना है ना, ये लो 10 गुना x। ओके, ये हो गया। फिर इसके बाद क्या स्टेटमेंट दे रखा है इसने, 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। दोगुनी होगी या 4 गुनी होगी, चलो कोई नहीं, दोगुनी रख लो अपने। तो 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी 6 वर्ष की बढ़ोतरी होगी। आज आपकी उम्र जो है, 6 वर्ष बाद आपकी भी 6 साल बढ़ेगी, आपके पिताजी की भी 6 साल बढ़ेगी, और मेरी भी 6 साल उम्र बढ़ेगी, सबकी 6 साल बढ़ेगी। तो बस दोनों की बढ़ा दो, 6 वर्ष बाद क्या उम्र रहेगी, एक साइड अपन लेते हैं पुत्र की, तो पुत्र की कितनी होगी x+6, और पिता की कितनी होगी, पिता की उम्र कितनी है, यही तो लेके चल रहे हैं अपन। पिता की उम्र ये है, तो इसके अंदर अपन 6 साल जोड़ देंगे, 10x+6, 6 साल बाद में दोनों की उम्र ये होगी। फिर स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। ये शायद 4 गुना है, मैं देखता हूँ इसको। हाँ, चौगुनी है, ये दोगुनी नहीं है, चौगुनी करना आप इसको। पुत्र की आयु मिल गई, पिता की आयु मिल गई, फिर क्या बोल रहा है, पुत्र की आयु की चौगुनी होगी। अब इसके अंदर भी थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, किसको गुणा करें किसको घटाएं, तो वो भी अपन देख लेते हैं। सबसे पहले अगर चौगुनी बोल रहा है ये, पिता की आयु पुत्र की आयु की चौगुनी होगी, तो मतलब अगर अपन किसी न किसी संख्या को 4 से गुणा करेंगे, इन दोनों में से किसी एक की आयु को, तो फिर दोनों आयु बराबर हो जाएगी। जैसे आपकी आयु 20 वर्ष है, पापा की 40 वर्ष है, अगर मैं आपकी आयु को 2 गुना कर दूं, आपकी आयु को 2 गुना कर दूं, तो फिर दोनों की एज सेम हो जाएगी ना, पिता की भी 40 आपकी भी 40। तो ये दोनों अपन बराबर के अंदर लिखेंगे। सबसे पहले x+6 बराबर 10x+6, पुत्र की आयु पिता की आयु, फिर क्या बोल रहे हैं, पुत्र की आयु की चौगुनी होगी। अब इसमें पुत्र की आयु कौन सी है, ये इसकी चौगुनी होगी, तो इसको अपन 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये अपनी इक्वेशन बन गई, एक चर वाला रैखिक समीकरण। इसको कहीं 2 चर वाला बना देते हैं, पुत्र की आयु x, पिता की आयु y, फिर उसको वैसे लेके सोल्व करते हैं, वो गलत है। अपन एक ही चर में बना के सोल्व करेंगे इसको। अभी अपने अब मिल गया, तो अपन इसको सोल्व करेंगे। 4x से मल्टीप्लाई होगा 4x, 4 6 से मल्टीप्लाई होगा 24 इज इक्वल टू 10x+6। 4x इस साइड जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस का, तो 24 इज इक्वल टू 10x माइनस का 4x+6। 6 इस साइड आएगा तो क्या बनेगा, माइनस का 24 माइनस 6 इज इक्वल टू 10x में से 4x गया, कितना बचा 6x, 24 में से 6 बना 18x बराबर 6x, 18 सॉरी, और ये 6 इधर मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो x बराबर अपने को क्या मिला, 3। अब x बराबर 3 का क्या मतलब है, दोनों की वर्तमान आयु पूछी है ना इसने, तो x अपन ने क्या मानी, पिता की आयु, सॉरी पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु 3 वर्ष मिली, और पिता की आयु क्या मानी अपन ने 10x, तो 3 गुणा 10 बराबर 30 वर्ष पिता की आयु। वो की वही बात आ गई ना, मैं बता रहा था आपको कि अगर आपकी उम्र 20 साल है, पिता की दुगुनी है, तो 20 का 40 हो गया। उसी प्रकार इसमें 3 वर्ष पुत्र की आयु है, और उसके 10 गुनी 30 वर्ष पिता की आयु। ये थे अपने एज वाले क्वेश्चन। अपन इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसको भी इसी बेहतरीन तरीके से समझेंगे। करें शुरू। हाजिर हूं मैं आपके लिए फिर से वैसा का वैसा एक क्वेश्चन लेके, सेम फॉर्मेट, सेम तरीका, सेम अपनी ट्रिक। इसके अंदर क्या है, विजय तथा उसके पिता की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। विजय को मारो गोली, इसकी जगह आप खुद को ले लो। क्वेश्चन करो तो मजे से करो, कि जैसे ये अपना ही है, अपनी आयु और पिता की आयु में 30 वर्ष का अंतर। तो ये अंतर कैसे निकलेगा, जब अपन पिता की आयु में से खुद की आयु घटाएंगे। ओके, फिर उसके बाद 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु, तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद अगर पिता की आयु 5 साल बढ़ रही है, तो अपनी आयु भी 5 साल बढ़ेगी।
और उसके बाद विजय की आयु से 3 गुनी हो जाती है। जैसे 5 वर्ष बाद, जैसे पिताजी की आयु 60 साल हो गई तो अपनी आयु 20 साल है, तो 3 गुनी हो गई कि 5 वर्ष बाद अपन 20 साल के होंगे, पिताजी 60 साल के होंगे, तो 3 गुना हो गए। ये का ये बस इसने लिख रखा है। और ये जो अपन ने माना है कि हाँ 20 वर्ष 30 वर्ष, ये अपना फैक्ट नहीं है, क्योंकि अपन तो है नहीं, ये तो विजय है, तो अपन विजय की एज मान लेते हैं। माना विजय की वर्तमान आयु, कितनी मानोगे? 100 साल करते? नहीं, अक्स से मानेंगे अपन, अक्स। और पिता की उम्र में 30 वर्ष का अंतर, 30 वर्ष का अंतर है, मतलब अगर विजय 10 साल का है तो पिताजी 40 साल के होंगे, तो मतलब पिताजी विजय से 10 साल 30 साल बड़े हैं, 30 साल बड़े हैं, तो पिता की आयु क्या होगी? 30 साल बड़े हैं ना विजय से पिताजी, तो अक्स प्लस 30, समझे? फिर अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? तो अब अपन आगे और पढ़ेंगे। 5 वर्ष बाद, 5 साल बाद में क्या फर्क पड़ेगा? 5 वर्ष पश्चात मेरा पुत्र आएगा। 5 वर्ष बाद आयु किसकी? पुत्र की भी और पिता की भी। क्या फर्क पड़ेगा भाई 5 साल बाद में? क्या फर्क पड़ेगा? दोनों की आयु 5-5 साल बढ़ जाएगी, तो बढ़ा दो। विजय की वर्तमान आयु मानिए, मतलब कि आज जो उम्र है विजय की वो अक्स है, आज के 5 साल बाद, तो 5 साल बाद का मतलब 5 साल बढ़ जाएगी ना अक्स से, तो अक्स प्लस 5। अगर मैं न्यू बोलूं विजय की वर्तमान आयु अक्स है, तो आज के 5 साल पहले, तो आप क्या करोगे? 5 साल घटा दो, 5 साल बाद तो 5 साल जुड़ गए, 5 साल पहले तो 5 घटा दो, तो पिता की आयु में भी वही 5 साल का फर्क आपको देखने को मिलेगा। अक्स प्लस 30 वर्तमान आयु है, 5 साल का दोनों की आयु मिल गई अपने को 5 साल बाद, क्योंकि जो स्टेटमेंट है वो अपने 5 साल बाद भी अप्लाई होता है। आप ये वाला छोड़िए, यहाँ से पकड़िए। 5 वर्ष बाद पिता की आयु विजय की आयु से 3 गुनी होगी। अपनी जो समीकरण बनेगा वो इसी स्टेटमेंट पे बनेगा, इसलिए अपन इन पे 5 जोड़ रहे हैं। अगर वो डायरेक्ट यही पे दे देता कि भाई विजय तथा उसके पिता की उम्र में 30 वर्ष का अंतर है और दोनों की उम्र या पिता की उम्र 3 गुनी है विजय, तो अपन ये 5 नहीं जोड़ते। ये 5 देता ही नहीं अगला, तो अपन जोड़ते ही नहीं। ये 5 अगले ने दे रखा है तो अपन ने जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद 3 गुनी, तो विजय की आयु कितनी है? अक्स प्लस 5। पिता की आयु कितनी है? अक्स प्लस 35। 30 5 को जोड़ दिया मैंने, 35। ओके, अब क्या है? विजय की आयु से 3 गुनी है। विजय की आयु कौन सी है? अक्स प्लस 5, यही है ना, तो ये लो, ये 3 गुनी होगी। अब ठीक है, अब अपन इसको करेंगे सोल्व। 3 अक्स से मल्टीप्लाई होके 3 अक्स, 5 से मल्टीप्लाई होके 15 बराबर अक्स प्लस 35। अक्स बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस के अंदर हो जाएगा, 5 इस साइड जाएगा तो ये माइनस के अंदर हो जाएगा, तो क्या बनेगा? 2 अक्स बराबर 35 में से 15 गए, कितने बचे? 20, तो अक्स बराबर 20/2, अक्स बराबर 10। अक्स की वैल्यू 10 और अक्स क्या माना अपन ने? विजय की आयु पूछी है, विजय की आयु, तो विजय की आयु होगी 10 वर्ष। अगर पूछे पिता की आयु तो आप अक्स प्लस 30 के अंदर अक्स का मान रख देना। ये थे अपने एज से रिलेटेड क्वेश्चन जो अपने बहुत ही मजाकिया तरीके से अपन ने सोल्व कर लिए। इसके अंदर अगर कुछ और रहता है पहले जोड़ घटाव से रिलेटेड, तो वो अपन अपने प्रैक्टिस सेक्शन के अंदर करेंगे। आप जुड़िए क्लास के साथ, आप जुड़ोगे
आपकी मांग रहेगी तो अपन प्रैक्टिस सेक्शन भी करेंगे। अपनी ये क्लास सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए, यहाँ पे अपन कंसेप्ट क्लियर करेंगे। कंसेप्ट क्लियर करने के बाद से रिलेटेड 2-4 एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बाद अपन अपना नेक्स्ट कंसेप्ट क्लियर करेंगे। अब इसके अंदर अपने आखिरी कंसेप्ट रहा है वो है गुणांकों के मध्य संबंध, वो अपन अब शुरू करते हैं। अपना नेक्स्ट कंसेप्ट है दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हल। इससे क्या मतलब है, ये अपने का काम आया, अपन ने पूरा टॉपिक पढ़ लिया, तो अब ये वापस हलों की बात क्यों, अपन ने हल करना सीख लिया, मान निकालना सीख लिया, सब कुछ सीख लिया, तो अब हलों की जरूरत। ये हलों की जरूरत इसलिए क्योंकि अपने जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है अपन उनको ग्राफ के द्वारा भी निरूपित कर सकते हैं। ग्राफ के द्वारा निरूपित अपन कैसे करते हैं, जैसे अपने स्टैंडर्ड फॉर्म रहती है a1x प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड अपने इक्वेशन रहती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये x नहीं है, ये y है। ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म रहती है दो चर वाले रैखिक समीकरणों। a b c अचर है और x y इसके अंदर चर है, तो अपन इसके अंदर x या y किसी एक चर का मान अपन मन से मान लेते हैं, जैसे x का मान 0 तो y का मान अपन निकाल लेते हैं और वो एक बिंदु अपने को मिल जाता है। फिर अपन y का मान निकाल, जैसे ये अपने ग्राफ हो गया, ये y अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया। फिर इसके अंदर जैसे अपन ने x का मान कुछ माना जैसे 0, तो y का मान अपने को 5 मिल गया, तो 0 1, यहाँ पे अपन एक बिंदु मान लेंगे। फिर इसके अंदर अपन ने y का मान माना जैसे 0, तो अपने को x का मान 1 मिल गया, तो ये 1 0, तो ये अपनी एक रेखा हो गई, फर्स्ट रेखा। इसको एक बार मैं फर्स्ट रेखा बोल रहा हूँ। फिर सेकंड इक्वेशन अपन ने इसी प्रकार मानी, x का मान 0 तो y का मान भी अपने को जैसे 0 मिल गया। दूसरी बार मैंने इसका y का मान 1 माना तो मेरे को x का मान भी 1 मिल गया, जैसे यहाँ पे 1 1 अपन माने, यहाँ पे 1 1 है, तो ये अपनी सेकंड रेखा हो। ओके, दो रेखा अपन ने मानी, दोनों रेखा को अपन ने ग्राफ द्वारा इस प्रकार निरूपित कर, तो ये दोनों रेखा आपस के अंदर यहाँ पे आप देख रहे हो, तो यहाँ पे ये प्रतिच्छेद कर रही है। बस इसी बात को समझने के लिए अपन ये कंसेप्ट ले कि अपन इनके गुणांकों के द्वारा किस प्रकार बता सकते हैं कि भाई ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है या नहीं कर रही, या समांतर है या संपाती है। संपाती का मतलब कि एक के ऊपर एक, दोनों इस प्रकार एक के ऊपर एक होती है कि उनको पहचानना मुश्किल रहता है कि ये एक रेखा है या दो रेखा। तो उसके लिए अपने संबंध रहता है गुणांकों के मध्य, वो इस प्रकार रहता है, जैसे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2। x और y के जो गुणांक है उनको अंश और हर के रूप में लिखने पर अगर वो दोनों बराबर नहीं आते तो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करती। ओके, अगर बराबर आ जाए तो वो भी देख लो। अगर ये दोनों बराबर आ जाए तो अपने पास C भी है, तो C बराबर नहीं होगा। C बराबर नहीं होगा मतलब रेखा है समांतर है। अगर तीनों बराबर आ जाए तो भैया ये लोग तीनों बराबर कर देते हैं। अगर सभी कोणों से बराबर है, 36 के 36 गुण इनके मिल रहे हैं, तो ये रेखा संपाती होगी। संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर नीचे, 36 के 36 गुण मिलते हैं तभी शादी होती है। 36 के 36 गुण मिल गए तो ये संपाती हो गई। तो ये थे अपने संबंध, आप ये जरूर ध्यान रखना गुणांकों के मध्य। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है गुणांकों के मध्य, इनको बट्टे के अंदर लिख दिया अपन ने। लिखने के बाद अगर दोनों बराबर नहीं तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। दोनों बराबर नहीं है मतलब प्रतिच्छेद करती है, इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है। दूसरी बात, अगर ये दोनों बराबर मिल जाए और C बराबर नहीं मिले तो रेखा है समांतर, जैसे x अक्ष y अक्ष, ये अपने ग्राफ है
समांतर का मतलब है ठीक इसी प्रकार कि इन दोनों रेखाओं के मध्य जो दूरी है वो अनंत तक समान रहेगी, ये कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेगी, इनमें 36 का कांटा रहता है, नहीं मिलेगी। और संपाती, अगर तीनों बराबर है तो संपाती का मतलब इस प्रकार, जैसे ये y अक्ष होगी, ये x अक्ष हो गई, कोई भी रेखा, ये पहली रेखा, दूसरी रेखा भी ठीक इसी के ऊपर आएगी। अब बताओ दो रेखा है या एक रेखा, नहीं पता चल रहा ना, ठीक इसी को बोलते हैं संपाती, एक दूसरे के ऊपर। तो इसके ऊपर अपन एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए, और उसके बाद अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, द्विघात समीकरण। अपने को ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन दिया जाएगा, दो समीकरण निकाय अपने को दे देंगे, फिर अपने से पूछेगा इसका हल संगत होगा या असंगत। क्या सर आपने ये तो बताया नहीं, संगत या असंगत, तो वो भी अपन अब क्लियर कर लेंगे क्वेश्चन के साथ। तो अपन सबसे पहले इसको कंपैरिजन करेंगे अपने जो स्टैंडर्ड फॉर्म रहती है उसके साथ। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। a1 b1 c1 गुणांक है, तो इसके अंदर गुणांक क्या है, a1 बराबर 1, b1 बराबर 3 और c1 बराबर कितना 11 या -11। तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, यहाँ पे देखो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म एक साथ लिखी है, बराबर में 0 लिखा है, तो आप पहले c को इस साइड लेकर आओ, इसको x प्लस 3y माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। अब ये इसके पैरेलल हुआ, ओके, तो c का मान कितना, माइनस का 11। इसी प्रकार अपन इसको लिखेंगे 4x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो a2 बराबर 4, b2 बराबर माइनस का 1, c2 बराबर माइनस के 5। गुणांक अपने को मिल गए। गुणांक मिलने के बाद अपने पास तीन संबंध रहते हैं, a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। एक संबंध ये रहता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। सेकेंड संबंध, थर्ड संबंध अपने पास रहता है जब तीनों बराबर हो। मैं ये तीनों संबंध आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं एक साथ, ये 1 है। आपको इस प्रकार संबंध नहीं लिखने हैं एग्जाम, आपको डायरेक्ट इन संबंधों के ऊपर ये फॉर्मेट अप्लाई करना। समझाने के लिए मैंने ये लिखा है, तो a1 का मान कितना है 1, a2 का मान कितना है 4, ओके, b1 का मान कितना है 3, b2 का मान कितना है -1। दोनों बराबर है क्या, नहीं है, नहीं है, तो ये प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है मतलब इसका हल संगत होगा। संगत और असंगत दोनों में क्या फर्क है, संगत का मतलब होता है अपने को परिणाम, दो रेखा एक दूसरे के ऊपर हो या एक दूसरे को क्रॉस करे, उसको बोलते हैं संगत, कि अपने को चरों का कुछ ना कुछ मान मिलता है। अगर दोनों रेखा पैरेलल है तो वो होगा असंगत, जो पैरेलल है वो असंगत, इसका कोई हल नहीं होगा। जैसे ये संबंध है, इसका अद्वितीय हल हो, पहले संबंध का अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब कि पर्टिकुलर एक ही हल होगा। दूसरा संबंध है अपने समांतर। समांतर का मतलब है कोई हल नहीं, जब रेखा काट ही नहीं रही तो अपन हल कहां से निकालें, और जब दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर हो तो अनेक हल, क्योंकि वो तो एक दूसरे के ऊपर है, आप जिस बिंदु के ऊपर पकड़ोगे वहीं पर ही आपको दोनों रेखाओं के चरों के मान मिल जाएंगे, जो दोनों रेखाओं को संतुलित रखे। तो ये थे अपने कंसेप्ट,
और ये था अपना दो चर वाला रेखीय समीकरण का टॉपिक, जो अपन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज इसको कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे द्विघात समीकरण। तब तक के लिए बने रहे, जुड़े रहे डीएसके क्रिएटिव स्टडी के साथ। मिलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।